आपके समक्ष तीसरा वीडियो बना रहे हैं। अर्थात ट्रायल बैलेंस को पूरी तरह से समझ जाने के उपरांत ही प्राय फाइनल अकाउंट की ओर बढ़ना चाहिए। ट्रायल बैलेंस में वो सारी बातों का ज्ञान होता है जो प्राय एक फाइनल अकाउंट को बनाने में उसका हम प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि ट्रायल बैलेंस में किन किन प्रकार के शेषों को लाया जाता है। ट्रायल बैलेंस पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं। एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस और करेक्ट ट्रायल बैलेंस भी तुम्हारे समक्ष रख चुके हैं। अर्थात आज उस ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत अनेक प्रकार की संपत्तियां, खर्च इत्यादि हम किस प्रकार से नाम शेष अथवा जमा शेष के रूप में लिखते हैं, आज उसको विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। तो सबसे पहला शीर्षक हमने दिया है एसेट्स। द एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अर्थात जिसे हम संपत्ति कहते हैं उसको 5 भागों में बांट कर देखा जाता है। अर्थात किसी संपत्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी संपत्ति किस प्रकार के नेचर का है, अर्थात हम उसे किस प्रकार से पुकारें। तो यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। दैट मीन्स देयर आर 5 एसेट्स। पहला हमने यहाँ लिखा है फिक्स्ड एसेट्स, अस्थायी संपत्ति। बिल्कुल आप समझते होंगे कि प्राय यह संपत्तियां कैपिटल एक्सपेंडिचर से उत्पन्न होती है और यह स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे व्यापार के अंतर्गत प्राय अस्थायी तौर पर कई वर्षों तक हम इसका प्रयोग करके व्यापारिक लाभ उठाते रहते हैं। इसीलिए इसे अस्थायी संपत्ति कहा जाता है क्योंकि यह व्यापार में निरंतर लगातार कई वर्षों तक व्यापार को लाभ देता रहता है। यही कारण है कि इसे अस्थायी संपत्ति कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे में प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ लिखे हैं दैट इज मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हर एक चीज 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म नेचर्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर्स के होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यह फिक्स्ड एसेट्स की सूची में डाला जाता है। अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स है तो इसे फ्लोटिंग एसेट्स और करेंट एसेट्स की सूची में डाला जाता है। दैट मीन्स यह शॉर्ट टर्म है। फ्लोटिंग एसेट्स या करेंट एसेट्स एक ऐसी संपत्ति होती है जिसके मूल्य में एक अकाउंटिंग पीरियड में ही परिवर्तन होता है। दैट मीन्स दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे संपत्ति को किसी भी समय कन्वर्ट इनटू कैश हम कर सकते हैं। दैट मीन्स उसे कैश में परिवर्तित किया जा सकता है विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड। एक ही लेखांकन अवधि के अंतर्गत एक तो इसके मूल्य में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है और साथ ही साथ कन्वर्सन इनटू कैश मीन्स इसको जब चाहे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम कैश को लिए हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, थिएटर। ये सब कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिसको वर्ष के बीच में किसी भी समय इन कैश कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग एसेट्स और करेंट एसेट्स। तीसरा है फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। अर्थात ये एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति है, बनावटी संपत्ति है। अर्थात इसीलिए इसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। यह एक ऐसी, ये भी फिक्स्ड नेचर का ही होता है, लेकिन यह एक ऐसी संपत्ति है जिसका लाभ व्यापार में अनेकों वर्षों तक हम थोड़े थोड़े करके उठाते रहते हैं। इसलिए ये भी फिक्स्ड नेचर का ही होता है, लेकिन यह ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको हम देख सकें या उसको हम बाजार में बेच सकें। इसमें इस प्रकार की संपत्तियों में बिक्री का कोई गुण नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी व्यापार
अगर हम छोटे तौर पर ही प्रारंभ करें तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, स्थापना के व्यय होते हैं। स्थापना में से एक साधारण सा पान की गुमटी या चाय का दुकान भी खोलने की इरादा रखते हैं तो 50,000 रुपया फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटअप करने में लग जाएगा। क्या यह 50,000 रुपया की उगाही 10-5 दिनों के चाय और पान की बिक्री से निकल जाएगा? स्वाभाविक रूप से नहीं निकलेगा, बल्कि यह जो हमने प्रारंभिक तौर पर खर्च किया है इसको आने वाले वर्षों तक हम उसका लाभ लेते रहेंगे। अर्थात वहां पर बैठकर हम छोटे प्रकार की दुकानदारी को कर सकते हैं। दूसरा है प्रमोशन एक्सपेंसेस, इसको परिवर्तन खर्च कहते हैं। दैट मीन्स टाइम टू टाइम हम अपने व्यापार में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, अर्थात नए तरीके से फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, तरह तरह से हम परिवर्तन करते हैं ताकि हमारे व्यापार के बिक्री में बढ़ोतरी हो जाए, जिसके फलस्वरूप हमको लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाने का अवसर प्राप्त हो। दैट इज ए फिक्स्ड एसेट्स, इसको क्या कहते हैं? बनावटी संपत्ति। अर्थात इसको हमने प्राइमरी एक्सपेंसेस रखा है। प्रमोशन एक्सपेंसेस ऐसे किए गए प्रारंभिक खर्च को प्राय अपने व्यापार के कमाए गए लाभ में से धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं और इस प्रकार 5 या 10 वर्षों में यह संपत्ति की तरफ से बिल्कुल विलुप्त हो जाता है जब हम इसको लाभ से कंपनसेट कर लेते हैं। अगला है वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग का मतलब बेकार प्रकार की संपत्ति। यह वास्टिंग एसेट कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिसका मूल्य प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन कमी आते जाता है। मीन्स जैसे माइंस है, लीज है, पेटेंट राइट है। किसी भी व्यापार को करते हैं, यहाँ माइंस का मतलब हम कोयले के खान के रूप में अगर हम व्यापार करते हैं तो प्राय कोयले खान को एक पट्टा पर लेते हैं, लीज पर लेते हैं। 10 वर्षों का लीज होता है। इसका मतलब इस लीज के अंतर्गत हमने जितना भी रुपया एक टाइम में दिया है वह सारा रुपया 10 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं वास्टिंग एसेट कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जिसका मूल्य दिनों दिन घटता चला जाता है और एक समय में यह सब निर्मूल्य हो जाता है। दैट मीन्स इसका कोई मूल्य नहीं बचता है। उसके अंतर्गत माइंस है, लीज है, पेटेंट राइट्स है। ये सब पेटेंट राइट का मतलब आप नहीं समझते तो समझ लीजिए, हम जो भी प्रोडक्ट करते हैं स्वाभाविक रूप से उस प्रोडक्ट को करने में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, कभी कभी बड़े स्तर पर उसका प्रयोग करने के लिए हम सरकार से इसको पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे हल्दी एक प्रकार की औषधि होती है, अर्थात इसको औषधि बनाने में प्राय प्रयोग किया जाता है। हम चाहे तो उस हल्दी के प्रयोग का एकाधिकार पेटेंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अगर हमने हल्दी के पेटेंट का ले लिया है तो इसका मतलब एज ए औषधि के रूप में पेटेंट का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास ही सुरक्षित रहेगा। अगर इस हल्दी का प्रयोग औषधि के रूप में अगर कोई अन्य प्रयोग करता है तो वह इलीगल कहा जाता है, अवैधानिक कहा जाता है, अर्थात उस पर जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं, कोर्ट में केस भी किए जा सकते हैं। ये सब नकली कहलाते हैं। तो पेटेंट राइट का मतलब किसी एक चीज पर प्रयोग के लिए एक अधिकार प्राप्त करने को पेटेंट कहते हैं। अगला है टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल का मतलब होता है मूर्त संपत्तियां, अर्थात मूर्त संपत्ति का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अर्थात उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसमें भौतिक रूप से वो हमारे समक्ष मौजूद होता है। जैसे आपके हाथ में कोई मोबाइल है, दैट मीन्स
दैट इज ए टेंजेबल एसेट, क्योंकि उस मोबाइल को आप रात दिन देखते हैं, छूते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसी को कहते हैं मूर्त रूप वाली जितनी भी संपत्तियां होती है उसको टेंजेबल एसेट्स कहा जाता है। और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थात वो हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ऐसी संपत्तियां इंटेंजेबल एसेट्स के रूप में मानी जाती है। तो यहां पर हमने लिखा है टेंजेबल एसेट्स, कैश एंड फर्नीचर, दैट मींस यह जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं वह सब टेंजेबल एसेट्स हैं, जितने ये करंट एसेट्स हैं वह सब टेंजेबल एसेट्स हैं। इनटेंजेबल एसेट्स के अंतर्गत हमने पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, यह सब व्यापार के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? आप कोई भी चीज खरीदिए बाजार में तो उसके नाम के ऊपर में टीएम लिखा हुआ रहता है, दैट मींस दैट इज माय ट्रेडमार्क, अर्थात इस ट्रेडमार्क का, इसके लिखावट का, इसके स्वरूप का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। अर्थात बिस्कुट सैकड़ों कंपनियां बनाती है और हर कंपनी अपने अपने तरह से एक मोनो बनाती है, उसी के आधार पर उसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है टीएम, दैट मींस ट्रेडमार्क। अर्थात इस प्रकार की लिखावट की बनावट कोई अन्य नहीं कर सकता है, अगर करता है तो वह भी एक प्रकार का इलीगल प्रोसेस माना जाता है और उस पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। एक गुडविल बहुत ही चर्चित इंटेंजेबल एसेट्स है। गुडविल को विस्तार पूर्वक समझना जरूरी है, इसलिए कि हमारे समक्ष हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद होता है, अर्थात यह तलपट में भी मौजूद होता है एज एन एसेट्स के रूप में। यह ऐसा एक इंटेंजेबल एसेट्स है जो व्यापार के अंतर्गत काफी प्रचलित होते हैं, इसलिए गुडविल को पूरी तरह समझना चाहिए। गुडविल इंटेंजेबल है, इसे भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इस गुडविल को भी हम बेच सकते हैं। अर्थात गुडविल में बिक्री का गुण होता है, यद्यपि को उसे न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, तो प्राय गुडविल कैसे बेचा जाता है? यहां पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि गुडविल इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस, अगर आप व्यापार कर रहे होते हैं, व्यापार को आगे ले जा रहे होते हैं, तो गुडविल का कोई मतलब नहीं होता है। गुडविल का अर्थ होता है ए गुड नेम इज बिजनेस, ए गुड नेम ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, अर्थात व्यापार का अच्छा नाम ही प्राय गुडविल होता है। यह गुडविल आपके व्यापार में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को बनाता है। फॉर एन एग्जाम्पल लिया जाए कि आपके शहर में दो अलग अलग मिठाई के दुकान है। एक मिठाई के दुकान में इतनी भीड़ है कि उसे देने में और लेने में प्राय घंटों का समय लग जाता है, और एक मिठाई का दुकान है जहां पर बैठकर वो मक्खी मार रहा है, यद्यपि कि दोनों एक ही प्रकार का व्यापार करता है। तो एक व्यापार अर्थात एक के गुडविल का लाभ उसको मिल रहा है, अर्थात कस्टमर का लाइन लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से एक ही व्यापार के अंतर्गत प्राय दोनों के लाभ कमाने की क्षमता अलग अलग होगी, अर्थात जहां पर कस्टमर और ग्राहक की लाइन लगी हुई है उसका लाभ कमाने की क्षमता बनिस्पत उससे कहीं ज्यादा होगा, दैट इज ए गुडविल, अर्थात इसे ही गुडविल कहते हैं। गुडविल का प्राय व्यापारिक जीवन में इतना ही मतलब होता है कि यह आपके व्यापार के नॉर्मल प्रॉफिट को भी अधिक बनाता है। हर व्यापार में एक नॉर्मली लाभ को कमाने का आइडिया होता है कि कपड़े के व्यापार में 20% का लाभ होता है, चलो जी कपड़े का व्यापार कर लेते हैं। एक मेडिसिन के दुकान में लाभ 50% होता है, चलो जी मेडिसिन का दुकान कर लेते हैं। अर्थात किसी भी व्यापार में जाने के पहले रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल मीन्स आप जितना पूंजी लगाते हैं उस पर आपको एज ए रिटर्न के रूप में कितना प्राप्त होता है, यही प्रायः लोगों को किसी व्यापार की ओर आकर्षित करता है। तो गुडविल व्यापार चलते रहने के क्रम में
यह सिर्फ आपके व्यापार के लाभ को अतिरिक्त रूप से बढ़ाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो गुडविल किसी व्यापार के अतिरिक्त लाभ को कमाने की क्षमता का एक प्रकार से मेजरमेंट करता है। तो गुडविल इन द लॉन्ग रन, अर्थात जब हम इस प्रकार के दुकान को, जिसका कि प्राय कस्टमर के अंतर्गत काफी प्रचलित है, मीन्स लोगों के जुबान पर ही उस दुकान का नाम आ जाता है कि मिठाई लाना है तो चले जाइए फलना दुकान में। यद्यपि कि शहर में अन्य कई प्रकार के दुकान होते हैं, लेकिन वह कस्टमर सीधे उसी दुकान पर, दैट इज ए गुड नेम ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स वह व्यापार का अच्छा नाम ही उसे दुकान की ओर आकर्षित करता है, तो वह सैकड़ों दुकान को छोड़कर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। तो गुडविल, जब हम ऐसे दुकान को बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मिठाई का दुकान करते करते हमारा मन भर गया, अर्थात हम कोई दूसरे प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं, तो यह दुकान के केवल नाम को ही आप चाहे तो 5 लाख और 10 लाख में एज एन अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर जा सकते हैं। क्योंकि गुडविल अर्थात उसको नहीं जानता है कि वहां कौन बैठकर मिठाई बेच रहा है, अर्थात आपके जाने और नए के आने से भी उस व्यापार के लाभ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आने वाला वह व्यक्ति जाने वाले को एज ए होलसम एक अमाउंट गुडविल का देता है, क्योंकि किसी एक व्यापार को प्रारंभ करके उस स्थिति को प्राप्त करना 5 बरस और 10 बरस का समय लेता है, और यह बैठे बैठे एक दिन में अगर यह स्थिति आपको प्राप्त हो रहा है तो एज ए गुडविल के रूप में 5 लाख 10 लाख देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो गुडविल जाते जाते भी आपको दे जाता है, और व्यापार करने के क्रम में आपके पास क्या होता है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, अर्थात कोई 10% का रिटर्न कमा रहा है और आप उसी प्रकार के व्यापार में 30% का रिटर्न कमा रहे हैं, तो 20% अतिरिक्त जो कमा रहे हैं यह गुडविल के कारण हो रहा है, अन्यथा यह रिटर्न आप कभी नहीं कमाते। गुडविल को हम एज ए नेचर ऑफ गुडविल के रूप में भी व्याख्या करते हैं। नेचर ऑफ गुडविल, अर्थात अब इतना जानने के बाद गुडविल के स्वभाव को आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुडविल किसी व्यापार के अंतर्गत प्राय अतिरिक्त लाभ कमाने की एक क्षमता होती है, जो प्राय व्यापार करने के क्रम में या दूसरे उसी प्रकार के व्यापार से अतिरिक्त लाभ रिटर्न हमको मिलता है, और जब हम इस व्यापार को बंद करके जाना चाहते हैं तब भी यह एक बहुत बड़ी राशि एज ए गुडविल के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है, उससे जो पुनः उस व्यापार को कंटिन्यू करना चाहता है। नेचर ऑफ गुडविल, हमने 3 प्रकार के गुडविल लिखे। यहाँ पर आप समझिए, अकाउंटेंसी प्राय अकाउंटेंट की सुविधा के अनुसार लिखा जाता है। कोई ट्रांजेक्शन अगर आप बहियों में लिखते हैं तो उस पर कांस्टेंट मत हो जाइए। कांस्टेंट मीन्स यथा स्थिति बरकरार, हमेशा एक बार नहीं रखा जा सकता है। यह अकाउंटेंट अपनी सुविधा अनुसार उसको परिवर्तित करके भी उसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंतर्गत लिखा जाता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, रटने रटाने के पैटर्न से हम अकाउंटेंसी को पढ़ते हैं। जो चीज एक बार हम रट लिए उसका कोई प्रैक्टिकल प्रयोग हम नहीं जानते हैं, अर्थात रटने से अच्छा है समझने का काम करना। समझने के बाद आप किसी रोजनामचे का पुनरीक्षण में से एक दूसरे तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा जो रट लिए हैं उसी रटने के पैटर्न पर आप आगे की क्रिया को करते रहिएगा, और कहीं अगर हटकर किसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ गया तो आपके पास उत्तर नहीं होगा। गुडविल बाय नेचर ऑफ डॉग, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। और कुत्ता का स्वभाव कैसा होता है, वह प्राय मालिक का वफादार होता है, अर्थात
मालिक जिधर जाता है कुत्ता भी उसके पीछे चला जाता है। दैट मीन्स ऐसे गुडविल की कोई कीमत नहीं होती है। दैट मीन्स हम जिसको दुकान बेचते हैं उसको इस गुडविल का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दुकान हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के चलते चल रहा है। जिस दिन उस दुकान को हम छोड़कर चले जाएंगे उस गुडविल भी मेरे साथ चला जाएगा। इसलिए बाय नेचर ऑफ डॉग के प्रकार के गुडविल की कोई कीमत नहीं होती है। अगर इसे बैलेंस शीट में लाया गया है तो सिर्फ अपनी कमियों को छिपाने के लिए, मीन्स दूसरे शब्दों में कहें तो जब गुडविल का कोई मूल्य नहीं होता है तो गुडविल इज ए काइंड ऑफ लॉस, एक प्रकार की हानि को छिपाने का तरीका हो सकता है। मीन्स आपके पास उतनी की संपत्ति नहीं है, नष्ट हो गई, तो हमने उस पर गुडविल पुटअप कर दिया और उसको फिलअप कर दिए जो संपत्ति हम खो चुके हैं। दूसरा है गुडविल बाय नेचर ऑफ कैट, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? देखिए तो आसपास के पड़ोस में ही प्राय 10 घर में ही उछल कूद करते रहता है। कभी इस घर के किचन में तो कभी उस घर के किचन में तो कभी उस किचन, मीन्स हर घर के रास्ते को उसे मालूम होता है। तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्या होता है इसको समझने के लिए समझिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक मार्केट है जिसके अंतर्गत 10 दुकान है। आजकल इस प्रकार के मार्केट का चलन बहुत ही बढ़ गया है। मीन्स एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है जिसके अंतर्गत कभी कभी वो सामान तरीके का व्यापार करता है तो कभी कभी सामान तरीके। सामान तरीका का मतलब रेडीमेड मार्केट। दैट मीन्स उस मार्केट में घुसिए तो जितने भी दुकान है सब रेडीमेड के ही है, कोई मिठाई के दुकान नहीं है। और दूसरा मार्केट ऐसा होता है जहां पर एक दुकान मिठाई तो एक दुकान हलवाई तो एक दुकान कपड़े का तो एक दुकान रेडीमेड का, अर्थात ऐसे मार्केट के अंतर्गत गुडविल का कोई मूल्य नहीं होता है। अब हमको कोई रेडीमेड कपड़ा खरीदना होता है तो इस बात को जानते हुए कि वहां पर उस मार्केट के अंतर्गत हर प्रकार के रेडीमेड उपलब्ध हैं, अर्थात हर रेडीमेड के दुकान को छोड़कर हम उसी मार्केट में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उसी 10 दुकान के अंतर्गत आप अपनी खरीदारी कीजिएगा। दैट मीन्स उस मार्केट के अंतर्गत पाए जाने वाली दुकानों का कुछ गुडविल होता है। कुछ गुडविल का मतलब 1/10, जिसमें वहां पर 10 दुकान है, एक दुकान में आपको पसंद नहीं आया तो तुरंत उठकर दूसरे दुकान पर जाइएगा, लेकिन निकलिएगा तो खरीदारी करके ही निकलिएगा। मीन्स 10 में से किसी एक दुकान में आप खरीदारी कीजिएगा तो वहां गुडविल का मूल्य कुछ तो होता है, लेकिन उसको पहले कहा जाए तो इसका 1/10। दैट मीन्स गुडविल अगर 1 लाख का है तो 10,000 गुडविल उसका मूल्यांकन हो सकता है। तीसरा है गुडविल एज ए बाय नेचर ऑफ रैट, चूहे की स्वभाव की ख्याति। चूहा का स्वभाव होता है कि जिस घर में बिल बना लेता है उसी घर में वो मौजूद रहता है, अर्थात मालिक कहीं चले जाए वह वहीं पड़ा हुआ रहता है। पर ऐसे गुडविल की कीमत व्यापार में सबसे ज्यादा होती है, अर्थात कोई मालिक ओरिजिनल उठकर चला जाए और दूसरा मालिक उसके गद्दी पर बैठ जाए तब भी उसके लाभ कमाने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है जिसका व्यापार में प्राय मूल्य सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए हम 5 लाख 10 लाख अगर एज ए गुडविल के रूप में दे देते हैं तो इसका बहुत जल्दी उसको हम रिकवर कर लेंगे। इस व्यापार में 1 साल के अंतर्गत वह 5 लाख हम कमा लेंगे, जब किसी नए व्यापार को शुरू करके प्राय 5 लाख कमाने का सपना देखना एक मुश्किल का काम होता है। इसीलिए यह गुडविल बहुत काम का चीज है, इसको ध्यान में रखा जाए। केवल गुडविल पढ़ लेने से नहीं होता है, अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में आपको भी गुडविल का सामना करना पड़ सकता है। आप भी किसी जमे जमाए व्यापार को खरीदना चाहते हैं
तब आपको गुडविल का मूल्यांकन करना होगा। दैट मीन्स हमेशा गुडविल का वैल्यूएशन होता है, इसलिए वैल्यूएशन सब गुडविल है और इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जहां पर एक चैप्टर ही बनाया गया है कि गुडविल का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। और जिस भी प्रकार से किया जाता है वहां पर डॉग, कैट एंड रैट आदि के स्वभाव को ध्यान में रखकर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है कि इसके व्यापार के गुडविल का कितना मूल्य होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए कि 50,000 होना चाहिए। इस प्रकार एक तलपट के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली ये सारी संपत्तियां हैं, किसी न किसी रूप में यह तलपट में होते ही हैं। अब आपसे हम पूछें कि यह तलपट के किस भाग में पाए जाते हैं, तो अब आपका उत्तर आसान होगा कि यह तलपट के डेबिट भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको कि तलपट के क्रेडिट में कोई रियल अकाउंट होता ही नहीं है और ये सब जितने एसेट्स हैं आइदर दे आर रियल और नियर टू रियल, या तो वो वास्तविक है या बिल्कुल वास्तविकता के करीब है। और ऐसी सारी संपत्ति चाहे वो बनावटी हो या वास्तविक हो, व्यापार में आपको कुछ न कुछ लाभ तो देगा ही। इस प्रकार ये संपत्ति को 5 प्रकार से हम बांटकर पूरी तरह से आपको समझाए, ताकि इसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट के टॉपिक्स को शुरू करूं तो आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो कि सर यह गुडविल किस चिड़िया का नाम है, पेटेंट किसे कहते हैं। इन सारी बातों को आप समझ सकेंगे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, व्यापार में इसका लाभ हमको कैसे मिलता है, इसे किस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने व्यापार के लाभ से राइट ऑफ करते हैं, समाप्त करते हैं। अर्थात जो बच्चे 11th में हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 12th के बच्चों को अभी तक अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो इसको नया जानकारी के रूप में आप ग्रहण कीजिए। ये आपके लिए आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब यहाँ पर हमने कैपिटल के बारे में सूचना दिया, एसेट्स की पूरी व्याख्या संपत्ति के रूप में कर चुके हैं। संपत्ति का मतलब होता है रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, पर्सनल अकाउंट का मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट जो तलपट में आते हैं उसका पूरा उल्लेख कर चुके हैं। केवल एक नॉमिनल अकाउंट बच गया है जिसके अंतर्गत सैलरी है, वेजेज है, कमीशन है, डिस्काउंट है, बैड डेट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, लीगल एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर एक्सपेंसेस है, ऑडिटर फी है, कमीशन ऑफ मैनेजर है। ये सारी बातें रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अर्थात जब उसको हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इन छोटी छोटी चीजों को समझने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक प्रकार के खर्च होते हैं अथवा हानि होते हैं, और तलपट के क्रेडिट में इनकम होते हैं या गेन्स होते हैं। तलपट के क्रेडिट में हम क्या बताएं, कोई रियल अकाउंट का आइटम नहीं होता है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट के ही आइटम होते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूप में सबसे पहला होता है कैपिटल, जिसको भी समझना चाहिए कि कैपिटल क्या कहलाता है। तो मालिक के द्वारा, ऑनर्स के द्वारा व्यापार में लगाए गए धन को ही प्राय पूंजी कहा जाता है। अर्थात यह पूंजी व्यापार के माथे पर एक प्रकार का कर्ज होता है, बोझ होता है, किसके प्रति, मालिक के प्रति। दैट मीन्स ऑनर इज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। इस संदर्भ में कहते हैं कि मालिक स्वयं अपने ही व्यापार का लेनदार है। और हमने कभी डिस्कस किया है इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बार बार इसको नहीं दोहराएंगे। हम जितना भी चीज पढ़ाएंगे एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज के आधार पर पढ़ाएंगे। कैपिटल भी 3 प्रकार के होते हैं, समझिए। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमेशा करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल कहलाता है।
तो ये सब प्रैक्टिकली आप आगे चलकर देखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर एक सवाल हम यहां पर करें कि व्यापार में पहले क्या आया, रुपया आया कि लायबिलिटीज आई? लायबिलिटीज सबसे पहले व्यापार के माथे पर कर्ज आता है, तब रुपया आता है। दैट मीन्स हमने एक बैलेंस शीट का स्वरूप बताया था, जरा वो स्वरूप जिसको इनिशियल स्टेट कहते हैं, अर्थात लायबिलिटीज के रूप में कैपिटल और बैंक लोन हमने लिखा था, और इसी के समकक्ष हमने कैश लिखा था। यह किसी व्यापार का इनिशियल स्टेट होता है जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। लायबिलिटीज अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हाथी के दांत के समान है, ये सिर्फ दिखाने में अच्छा लगता है। ऑल द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज आर इन्वेस्टेड इनटू एसेट्स। हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज होती है वह सब प्राय संपत्ति में विनियोजित होती है, अर्थात किसी लायबिलिटीज का अगर पेमेंट करना है, भुगतान करना है, तो प्राय संपत्ति से ही उसके भुगतान किए जाएंगे। इस प्रकार से कहा जाता है कि लायबिलिटीज कुछ नहीं है, अपने आप में सिर्फ हाथी के दांत के समान है, यह दिखाने का है और यह एसेट्स खाने का है। इसी के द्वारा प्राय व्यापार का संचालन होता है। लायबिलिटीज व्यापार में कांस्टेंट बना हुआ रहता है। टाइम टू टाइम जब हम लायबिलिटीज का भुगतान करते हैं तो संपत्ति से ही भुगतान करते हैं, लायबिलिटीज से लायबिलिटीज का भुगतान नहीं होता है। तो यह इनिशियल स्टेट के रूप में इसको पहले ही हम समझा चुके, आज पुनः इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे इसमें एक शब्द और लिखे हुए थे, उसे भी समझ लीजिए। एक्सपेंडिचर, खर्च दो प्रकार के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो भी खर्च होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अर्थात इस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का व्यापार में अनेकानेक वर्षों तक लाभ मिलता रहता है, बार बार इसी चीज को कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अर्थात इस प्रकार के खर्च से व्यापार में लाभ प्राय एक अकाउंटिंग पीरियड में ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिस अवधि में हम इस प्रकार के खर्च को करते हैं इसका लाभ उसी अवधि में हमको प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और जब हमें व्यापार का रेवेन्यू ज्ञात करना होता है तब रेवेन्यू इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तब हमको व्यापार में मिलने वाले लाभ का पता चल जाता है। दैट मीन्स अब आप अच्छी तरह तलपट को समझ गए होंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को YouTube पर जाकर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, अर्थात फेसबुक में लाइक और सब्सक्राइब करने और शेयर करने का कोई लाभ हमको व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप YouTube पर चैनल पर जाकर सर्च करें, हमारे सारे लिंक दिए हुए हैं, अर्थात वहां पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला अगला वीडियो आपको तुरंत हैंड टू हैंड प्राप्त हो जाए और हमको भी प्राय वीडियो बनाने का आनंद प्राप्त होता रहे। इतना मैं बार बार रोज रोज कहूंगा, अर्थात पढ़ना कोई हंसी मजाक का चीज नहीं होता है, इसे हमेशा गंभीर होकर पढ़िए, वरना हम तो देखते हैं कि कुछ टीचर बंदर की तरह उछल उछल कर बच्चों को न जाने क्या समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वो काम नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना है, कंसेप्ट समझाना है ताकि आगे चलकर आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। अभी हमारे पास सैकड़ों क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब एक वीडियो में प्राप्त नहीं होगा, अर्थात नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर नए नए कंसेप्ट को आपको समझाएंगे। और आज कहते हैं कि अगला हम समझाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक, सोच कर रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा तलपट के नीचे ही क्यों रहता है। 12th के स्टूडेंट्स, ऊपर के स्टूडेंट्स इस बात पर जरा सा चर्चा और गौर कीजिएगा कि क्या क्लोजिंग स्टॉक हमेशा तलपट के नीचे ही हो सकते हैं या तलपट में भी हो सकते हैं।
तो तलपट के नीचे होने के क्या कारण है और तलपट में होने के क्या कारण है, सोच कर रखिएगा, ताकि अगले दिन मैं क्लोजिंग स्टॉक पर चर्चा करूंगा और मैं हर प्रकार की बातों को अपने कंसेप्ट के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए।